तो आज बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर की, जिसमें हम लोग बात करेंगे दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच बल की। एक धारावाही चालक तार है, उसके समांतर एक और धारावाही चालक तार है। तो पहला दूसरे पर कितना बल लगाएगा और दूसरा पहले पर कितना बल लगाएगा। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले और कुछ बेसिक थ्योरीज की, जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे बेसिक थ्योरी में, बहुत ही आसान से, वैसे सुन के याद करिए, मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं, कि क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, तब आगे हम लोग अपने डेरिवेशन से आते हैं। तो चलिए सुनते हैं कि क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरी बात है ना, ध्यान से सुनना। चलिए बात करते हैं, जैसे कल हम लोग बात किए थे कि क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। क्या बता रहा हूं, क्रॉसित वैद्युत, हाँ देखो यही छोटा छोटा लिख लेते हैं, जैसे क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ना। मैं कह रहा हूं ये मेरा टॉपिक नहीं है आज का, ये टॉपिक नहीं है, बस मैं कुछ ऐसे थ्योरीज बता दे रहा हूं, हो सकता हो कभी कभार आ ही जाए, तो इसलिए बात करेंगे क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो सपोज करिए कि आपको एक ऐसी जगह पे फेंक दिया गया है जहां दो बल काम कर रहे हैं। आपको एक ऐसी जगह पे उठा के फेंक दिया गया है लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, चलो आपको जो है रख दिया गया कहीं पे, या आपको कह दिया गया कि आप यहीं पे हैं। एक ऐसी जगह पे आपको रख दिया गया है, उठा के फेंक दिया गया है, जहां पर दो क्षेत्र काम कर रहे हैं। एक वैद्युत क्षेत्र है Fe और एक आपका एक वैद्युत क्षेत्र है और एक आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है और एक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जब दो क्षेत्र है तो दोनों का बल लगेगा। यानी अगर किसी आवेशित कण को एक ऐसे क्षेत्र में रख दिया गया है जहां पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, तब क्या होगा कि उस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर चुंबकीय बल लगेगा। यानी उस आवेशित कण पर जो लगने वाला बल है वो दो बल होगा, एक होगा Fe और एक होगा Fm। दो प्रकार का बल लगेगा। अब हम जानते हैं कि वैद्युत बल होता है QE, है ना, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे इसे तो Q वेक्टर E, और ये होता है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये इस तरह से Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ये बल लगेगा जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होते हैं, लगे होते हैं। कुल मिलाकर इतना जान लीजिए कि जहां कोई आवेशित कण एक ऐसे जगह पे फेंक दिया गया है उठाकर, जहां पर वैद्युत क्षेत्र भी है चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो उस पर दो दो बल कार्य करेंगे, वैद्युत बल भी और चुंबकीय बल भी उस पर कार्य करेगा। वैद्युत बल Q वेक्टर E प्लस चुंबकीय बल Q ब्रैकेट में वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B हम लोग लगाएंगे। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखिए, अगर हम क्या करना है कि यहां पर एक कंडीशन लगाएं कि जो आवेशित कण है ना, जो आवेशित कण है अगर इस प्रकार उसकी गति हो कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत है। ये वैद्युत क्षेत्र है और मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मान ले लंबवत। अब ये यहाँ का मतलब है कि यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे ऐसे है, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो अगर मैं एक ऐसा जगह मान लेता हूं जहां वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है और कण का वेग इन दोनों के लंबवत है, कण का वेग इन दोनों के लंबवत है, तब क्या होता है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और इस कण पर लगने वाला जो बल है वो शून्य हो जाता है। ऐसे क्षेत्र को ही हम क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। सपोज दैट कि आप ऐसे क्षेत्र में थे जहां पर दोनों क्षेत्र काम कर रहा था, वैद्युत क्षेत्र भी और वैद्युत बल भी, यानी दो विलन आप पे बल लगा रहे हैं, बीच में आप फंसे हुए हैं। आपने कुछ ऐसा काम किया कि इस वाले ने इसको मार दिया और इस वाले ने इसको मार दिया, दोनों आपस में खत्म हो गए और आप वहां पर बच गए। इस तरह से कोई आवेशित कण जब वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में यानी संयुक्त वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो और कण का वेग इन दोनों के लंबवत। सर इसमें बहुत जल्दी पढ़ा देते, आराम सुनो।
मैं कह रहा हूं कि आप एक ऐसे क्षेत्र में बाबू गति कर रहे हो जहां पर वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी। तो आपको वैद्युत क्षेत्र की वजह से वैद्युत बल का अनुभव होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल का अनुभव होगा, यानी आप पर दो दो बल कार्य करें। क्लियर है? तो जब दो बल कार्य करेंगे तो अब आपको मैंने कहा कि आप बचना है उस बल से, तो आप ऐसे कंडीशन में बच सकते हैं जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, और कण का वेग इन दोनों के लंबवत हो, कण का वेग इन दोनों के लंबवत हो, तब वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, और कण पर लगने वाला वेग बल क्या होता है, शून्य हो जाता है। ऐसे कंडीशन में देखिए जो वेक्टर F बराबर आपका आया था, यहाँ पर Q वेक्टर E प्लस यहाँ पे आपका जो है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर बी जो आया था, यहां से जब बल 0 हो जाएगा तब ये आवेश Q को कॉमन लेंगे, वेक्टर E और फिर प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, और यहां से Q डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। इसके बाद जो है यहां बचेगा वेक्टर E, मैं इसे लिख सकता हूं माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर V, है ना। जैसे देखिए A डॉट B जो होता है ना बाबू, A डॉट B जो होता है उसे आप A डॉट B को B डॉट A लिख सकते हैं, परंतु आप A क्रॉस B को B क्रॉस A नहीं लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस, आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहां पर जो है V क्रॉस B को जब B क्रॉस V लिखा तो आगे माइनस आ गया, और ऐसा इसलिए किया हूं ताकि जब इधर लाऊं तो ये आपका हो जाए प्लस में, और यहां बचेगा आपका वेक्टर E, जहां से वेग निकालूंगा तो वेक्टर E बटे वेक्टर B हो जाएगा, यानी V बराबर वेक्टर E अपॉन B। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र में भी होता है। कुल मिला के हमने कहा ना कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जहां वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगे हुए हैं और कण जो है इन दोनों के लंबवत गति कर रहा है, तब वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और कण का वेग इन दोनों का जो है सॉरी दोनों के लंबवत होता है, उस पर लगने वाला बल 0 हो जाएगा। जो भी है पता नहीं कहो, जल्दी 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 पढ़ा दे, सही यार। आज कुछ ज्यादा जल्दी पढ़ा दिया। चलो एक लास्ट बार आराम से करता हूं। जैसे मेरा टारगेट था ना कि दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच बल आपको समझा दूं, उस चक्कर में सब बहुत जल्दी जल्दी, तो वही समझाना चाहिए था, ये सब क्यों पढ़ाने लगे। चलो ठीक है, आ गया था तो बता दी, फिर से सुन लो, लेकिन अब जब पढ़ाई दी हो तो ढंग से सुन लो। मान लो कि एक आवेशित कण है, वह एक ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जहां पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस पर दो बल कार्य करेगा, वैद्युत बल भी चुंबकीय बल भी। वैद्युत बल का सूत्र है Q वेक्टर E प्लस चुंबकीय बल का सूत्र है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। अब एक कंडीशन है कि अगर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो और कण का वेग इन दोनों के लंबवत हो, कण का वेग इन दोनों के लंबवत हो, तब उस पर लगने वाला जो बल है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, और ऐसे क्षेत्र को हम क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और वहां से जब बल 0 करेंगे, आवेश Q हम यहां से कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर के डिवाइड करेंगे, Q 0 0 हो जाएगा। वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V को अगर मैं वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V लिखूंगा तो प्लस का माइनस होगा, फिर मैं जब इस माइनस वाले को इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, कण का वेग निकालूंगा तो ये आ जाएगा, यानी क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में कण का वेग वेक्टर E अपॉन वेक्टर B होता है। क्लियर है। अब ऐसे एक और छोटा सा हेडिंग है इस चैप्टर में, कभी कभार आ जाता है, तो उस पर बात करेंगे कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तब क्या होता है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब क्या होता है, तो सारी बात जानेंगे। देखिए इस हेडिंग को हम ऐसे कह सकते हैं कि चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, कि उसके गमन करने का, मूव करने का पथ कैसा होगा। चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण एंट्री करता है तो उसके चलने का रास्ता कैसे होगा। तो देखिए, ये डिपेंड करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण कैसे एंट्री कर रहा है। तो बस सुन लीजिए, याद हो जाएगा कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तब उस पर लगने वाला जो बल है वह शून्य हो जाता है। क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल F = Q VB sin थीटा होता है। और जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, जिससे F बराबर QVB sin 0 लिखेंगे। sin 0 की वैल्यू 0, जिससे पूरा बल क्या आ जाएगा, 0। इससे हम कह सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल शून्य हो जाता है। अब ये बताइए कि अगर आप कहीं से जा रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आपके ऊपर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो आप इधर उधर कुछ भटकेंगे नहीं, आप भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सीधे अपने रास्ते चले जाएंगे। जब आपको कोई परेशान करेगा तो आप भी उसे परेशान करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए, कोई आपको परेशान करे आप उसे परेशान करें, आपने सीधे रास्ते जाइए। लेकिन यहां मैं बता रहा हूं कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है, उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तब इधर उधर भटकेगा नहीं, भटकेगा, ये सीधे चला जाएगा। यानी किस पथ पर, रेखीय पथ पर गति करता हुआ चला जाएगा। यानी जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तब एक रेखीय पथ पर गति करता हुआ चला जाता है। लेकिन अगर यहीं पर लंबवत प्रवेश करे तब बहुत बातें हो जाएंगी। लंबवत प्रवेश करेगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, लगने वाला फोर्स जो है QVB मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये बल क्या करना चाहता है, कण के वेग में परिवर्तन करना चाहता है, उसे त्वरित गति प्रदान करना चाहता है। लेकिन होता यह है कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब उस पर एक अधिकतम बल लगता है, लेकिन तभी भी ये बल उसके वेग में लगातार परिवर्तन नहीं कर पाता है, बल्कि क्या करता है, उसकी दिशा में परिवर्तन करता है। कण ऐसे जाना चाहेगा तो उसे घुमा करके ऐसे लाएगा। अब कण ऐसे नीचे जाना चाह रहा है तो घुमा करके ऐसे, फिर ऐसे इधर जाना चाहता तो घुमा करके ऐसे, अब इधर जाना चाहता तो ऐसे। तो लगातार उसके रास्ते की दिशा को बदलता रहता है, जिससे कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। अब यहां से एक चीज सीखना है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है, लेकिन ये बल कण के वेग में तो परिवर्तन नहीं कर पाता है। त्वरित गति नहीं करेगा, खूब सन्न से स्पीड से निकल जाए, ऐसा नहीं। उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन करता रह रहा है, और दिशा में लगातार परिवर्तन के कारण जो कण है वह एक वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है। अब मैं जल्दी से लेक्चर खत्म करने जा रहा हूं कि वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए बताओ किस बल की आवश्यकता होती है। वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, तो आपको मैं बताऊं कि वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और जब आप अभिकेंद्र बल कहीं पढ़े हो तब आपको पता चले ना कि अभिकेंद्र बल हमेशा किसी ना किसी दूसरे बल से प्राप्त होता है। जैसे अगर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। सूर्य के चारों ओर अगर पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्र बल देता है। ऐसे ही जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, इसे भी एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। यह अभिकेंद्र बल इसे कौन देगा, लॉरेंज बल देगा।
चुंबकीय बल। भाई चुंबकीय क्षेत्र में है तो वैद्युत बल थोड़ी ना इसे अभिकेंद्र बल देगा, चुंबकीय क्षेत्र में है तो चुंबकीय बल लॉरेंज बल देगा। अब थीटा तो 90 होके मैक्सिमम है, ये है बी से बी काट दें, यम बी बटे आर इज इक्वल टू क्यू बी, यहां से आर निकालेंगे तो यम बी बटे क्यू बी आ जाएगा। पूछा जाता है कि जब कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तब उसकी त्रिज्या क्या होती है, यम बी बटे क्यू। इसे हम गतिज ऊर्जा के पदों में निकाल सकते हैं, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिख करके यहां से हम लोग वेग की गणना करके यहां रख दें, तब भी त्रिज्या जो है सूत्र आ जाएगा 2m अपॉन क्यू वी। जैसे 2 का यहां मल्टीप्लाई 2k अपॉन m, यहां से v स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे ये रूट में चला जाएगा, ये वैल्यू यहां पे रखूं तो r बराबर m v के यहां पे रूट 2k अपॉन m अपॉन क्यू वी है ना। ये देखो यम को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यम स्क्वायर होगा, ऐसे देख लीजिए है ना। ये सब रोक करके नोट कर लीजिएगा, मैं ये टॉपिक मेरा नहीं, बस मैं ऐसे पढ़ा दे रहा हूं उसको। 2m और अपॉन m, अब देखिए ये यम अंदर जाएगा तो यम स्क्वायर, क्योंकि बाहर आया है तो अंदर स्क्वायर रहा होगा, यम से m कटेगा, नीचे क्यू बी, आंसर आएगा 2m अपॉन क्यू बी। ऐसे ही मान लेते हैं कि इसकी आवर्तकाल निकालना हो तो आवर्तकाल कुछ भी नहीं, आवर्तकाल को आप सपोज करिए कि समय होता है। आवर्तकाल क्या होता है, समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब सोचिए कि जब आप वृत्ताकार पथ पर घूमेंगे तो दूरी कितना होगा, उसके परिधि के बराबर दूरी होगा, उसके परिधि के बराबर दूरी होगा, उसके परिधि के बराबर 2 पाई r चाल v का मान वहां से रख दें, आपका आवर्तकाल आ जाएगा। मान लो आवृत्ति पूछ ले, आवृत्ति आवर्तकाल का 1/, होता है 1/t, तो 1/t का मान 2 पाई r बटे v था, v ऊपर जाएगा, v बटे 2 पाई r आपका आवृत्ति आ जाएगा। ये सब आप खुद कर सकते हैं। मेन ये था कि वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, और यह अभिकेंद्र बल उसे किसी ना किसी दूसरे बल से मिलेगा, है ना, जो यहाँ पे लॉरेंज बल होगा, और वहां से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। क्योंकि वीडियो में पढ़ रहे हैं, है ना, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो जो चीज ना समझ में आए उसे रिवर्स करके 2 से 3 बार देख सकते हैं, है ना, तो 2-3 बार देख लीजिएगा, अब ये बात क्लियर हो जाएगा। अब आज का जो मेरा टॉपिक था मैं वहां पर पहुंच रहा हूं, है ना। ये टॉपिक था 2 समांतर धारावाही चालक तार के बीच बल। ये आज का मेरा टॉपिक था, 2 समांतर धारावाही चालक तार के बीच बल। मान लेते हैं 2 समांतर सीधे धारावाही चालक तार हैं, जिसमें I1 I2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार है P, एक तार है Q, इनकी लंबाइयां हैं L, इनकी लंबाई है L, R डिस्टेंस है। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब इस चालक तार में हम धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब इस चालक तार में हम धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसके चारों ओर भी क्या उत्पन्न होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये तार है तो ये वाला इस पे बल लगाएगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला तार है तो ये भी इस पर बल लगाएगा। और कौन सा बल लगाएगा, ट्रिक वाला वीडियो आप लोग देखे नहीं, लेकिन अगर देखे होते तो आपको याद होगा कि जब हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में, कि जब एक घास के मैदान में किसी सांप को रख दिया जाता है, कोई सांप है उस पे आप बल लगाएंगे तो भाग के कहां जाएगा, बिल में जाएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मान लेते हैं घास का मैदान हो गया और इसके घास के मैदान में ये सांप आ गया, धारावाही चालक तार को सांप मान ले, तो ये इस पे बल लगाएगा, कहां जाएगा, भाग के बिल में। फिर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, धारा और सबका मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके पहले चीज समझिए कि अगर 2 धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा एक ही हो, तब ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और धारा विपरीत हो तब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्योंकि धारा की दिशा समान है,
लेकिन उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत है, इसलिए जब धारा का दिशा समान होगा तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे देखिए, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां वहां फैलाएंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उंगलियों को हथेली के लंबवत चलाएंगे तो अंदर की ओर जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां वहां फैलाएंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उंगलियों को हथेली के लंबवत चलाएंगे बाहर की ओर। यानी जब किसी दो समांतर धारावाही चालक तार में धारा एक ही दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में है, जिससे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। और धारा की दिशा विपरीत है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अब हम बात करते हैं इस पर, तार P के कारण Q पर बल। तो बल देखिए F बराबर हम मान लेते हैं यहां पर BIL, थीटा को मैक्सिमम मान के खत्म करते हैं, BIL साइन थीटा होता है, BIL लेके चल रहे हैं। तो ये देखिए ये आपका जो बल होगा F BIL। अब यहां हमें एक बात का बस ध्यान देना है कि चुंबकीय क्षेत्र किसका लेंगे, क्योंकि ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक तार रखा जाता है तब उस पर बल लगता है, F = BIL साइन थीटा। अब हमें ध्यान देना कि चुंबकीय क्षेत्र किसका, धारा किसका, लंबाई किसका। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र हम पहले तार का लेंगे, क्योंकि ये देखिए P के कारण Q पर बल, तो P के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2πr किसी सीधे धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है μ0I/2πr। क्योंकि यहां पर पहले तार की बात हो रही है तो पहले तार की धारा I1, फिर जिस तार को रखा जाता है उसकी लंबाई और उसकी धारा लेते हैं। जैसे यहां देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र था तो इसका चुंबकीय क्षेत्र लिए थे, और जिस तार को रखे थे इसकी धारा इसकी लंबाई लिए थे, तो अब इसका चुंबकीय क्षेत्र और इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला तार आ रहा है तो इसकी धारा I2 और इसकी लंबाई L, लंबाई दोनों का सेम मान लो, और सूत्र बन जाएगा F बराबर μ0I1I2L/2πr। प्रति एकांक लंबाई में इसे ऐसे लिखा जाता है, प्रति एकांक लंबाई में निकालना होगा तो कुछ नहीं F/L, और ये L को नीचे शिफ्ट कर दिए, μ0I1I2/2πr। अब देखो चूंकि दोनों एक जैसे तार हैं, दोनों में एक जैसा लंबाई है, तो जितना P Q पर बल लगा रहा है उतना ही Q P पर बल लगाएगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार Q के कारण P पर बल निकालेंगे तो आएगा F = μ0I1I2L/2πr। इस प्रकार बहुत आसानी से दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच बल की गणना हम कर सकते हैं। यहां से एम्पियर की परिभाषा देनी है कि अगर हम क्या करें, प्रति एकांक लंबाई यानी ये लंबाई को 1 मीटर कर दें, L को 1 मीटर कर दें, यानी 1 आपका हो जाए, और I1 I2 दोनों का मान 1 एम्पियर कर दें, दूरी का मान भी R1 कर दें, तो ये F कितना आएगा, ये सब आपका 1 हो जाएगा। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7, नीचे ये भी 1 बचेगा 2π, पाई से पाई कटेगा, 2 दूनी 4, 2 × 10⁻⁷ आ जाएगा। फिर से अगर मैं लंबाई को 1 कर दूं, I1 I2 को 1 कर दूं, दूरी को 1 कर दूं, तो μ0 बचेगा 2πr बचेगा। μ0 को मैं लिखूंगा 4π × 10⁻⁷, 2π नीचे लिख दूंगा, पाई से पाई कटेगा, 2 दूनी 4, तो 2 × 10⁻7 आ जाएगा। फिर से μ0I1I2L में 2πr लिखेंगे, L को 1, I1 को 1, I2 को 1, R को 1, सबको 1 कर दो, तो यहां पर 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल आएगा। अब यहीं से 1 एम्पियर की परिभाषा बनती है कि 1 एम्पियर वह धारा है, ध्यान देना 1 एम्पियर वह धारा है, मैं लिख दूं ताकि आप जो है इसे याद भी कर लें। 1 एम्पियर वह धारा है, जो क्या हुआ देखिए, जो 1 मीटर, R का मान हमने 1 ले लिया था ना, तो कहेंगे जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित, जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे
लंबे समांतर, भाई क्वेश्चन, दो सीधे लंबे समांतर धारावाही चालक तार के हमने यल को भी कितना लिया था, यल को भी 1 किया था। तो तार के प्रति एकांक लंबाई में 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे समांतर धारावाही चालक तार के बीच 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। 1 एम्पियर वह धारा है जो 2 सीधे लंबे समांतर धारावाही चालक तार, यानी 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे समांतर धारावाही चालक तार के बीच प्रति एकांक लंबाई में 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। क्लियर है दोस्तों? थैंक यू।